कालों के नामकरण को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग से। नाम रखने में क्या परेशानी हुई है, क्या अच्छाई है, क्या कमियां हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके पूर्व कि नामों को लेकर के हम लोग चर्चा करें तो इतिहास में नामकरण के क्या आधार रहे हैं अभी तक, उन आधारों पर नाम रखे जाते हैं। जैसे पहले है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार नामकरण होता है। आदिकाल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है। इतिहास को जो बांटा जाता है तो हम लोग इस रूप में देखते हैं। और फिर शासक के नाम पर है। विक्टोरिया के नाम पर एक युग आया, मराठा के नाम पर एक युग आया। फिर लोकनायक और उसके प्रभाव के काल को लेकर नाम है। गांधी के नाम पर गांधी युग हुआ, चैतन्य के नाम पर चैतन्य काल हुआ। फिर साहित्यिक जो नेता होते हैं, साहित्य पर जो प्रभाव डालते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके नाम पर भी काल के नाम रखे जाते हैं। भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु युग, द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग, रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर रविंद्र युग, ये नाम रखे गए। फिर साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर भी नाम रखा जाता रहा है। रीति के आधार पर रीति काल का, छायावादी प्रवृत्तियों के आधार पर छायावाद का, और एक जो अंतिम बात है वो ये कि समाज में जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है, सामाजिक आंदोलन होता है, सांस्कृतिक आंदोलन होता है, उस पर जो पुनर्जागरण होता है उसके आधार पर भी नाम रखे जाते हैं, जैसे भक्ति काल का, पुनर्जागरण काल का आदि। तो आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक कालक्रम के नाम पर, शासक के नाम पर, लोकनायक के नाम पर, साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर, साहित्यिक नेता के नाम पर, और राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक जो घटनाएं होती हैं उसके नाम पर हम लोग काल के नाम रखते रहे। हिंदी में जो नाम रखे गए, सबसे जो विवादास्पद जो बात है वह आदिकाल को लेकर के है। आदिकाल के कई नाम रखे गए। आदिकाल की समझ जिस तरह की थी, कविताओं के बारे में, कविताओं में जो परिवर्तन हो रहे थे उसके बारे में, भाषा संबंधी जो मान्यताएं थी उसके बारे में, तो इसके कारण से ये हुआ कि कई नाम हुए। पहले जॉर्ज ग्रेशन आए तो उन्होंने इस काल का नाम चारण काल कर दिया। मिस्र बंधु आए तो उन्होंने नाम दिया प्रारंभिक काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल रखा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दो हिस्से में बांट दिया, संधि काल और चारण काल में। राहुल संकृत्यायन आए तो उन्होंने इसका नाम सिद्ध सामंत काल रख दिया, और रामचंद्र शुक्ल आए तो वीर गाथा काल, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपनी किताब में नाम रखा वीर काल। तो आप देख रहे हैं कि कई नाम हैं और नामों के पीछे कारण है। लेकिन बात यह है कि सबसे बेहतर नाम कौन सा होगा, और बेहतर नाम के लिए हम लोग जो पूर्व में जो नाम रखे गए हैं उसकी चर्चा एक एक करके कर लें। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल रखा, और चारण काल की शुरुआत उन्होंने 7वीं विक्रम संवत से आदिकाल को माना, और नाम उसका चारण काल का। 7वीं शताब्दी में चारण जैसी कोई बात ही नहीं थी, और तो 10वीं शताब्दी के बाद की बात थी। तो इस काल का नाम चारण काल उन्होंने जो कहा बहुत अधूरा है, बहुत सही नहीं है, क्योंकि 7वीं शताब्दी में ऐसी कोई घटना घट ही नहीं रही थी, और जब घटना नहीं है, प्रवृत्तियां नहीं है उस तरह की साहित्य की, तो नाम रखने का कोई औचित्य नहीं है।
मिस्र बंधु ने नाम रख दिया प्रारंभिक काल, और नाम रखने के पीछे कोई तथ्य नहीं है, और तथ्यों के अभाव में कोई वैज्ञानिक आधार, कोई एक सही आधार, ये तो समय का नाम, एक प्रारंभिक काल नहीं, समय का नाम है, और मिस्र बंधु ने वह किया और बहुत अधूरा था। राम कुमार वर्मा ने इसका नाम संधि काल रखा और चारण काल रखा। संधि काल का संबंध भाषा से है और चारण काल का संबंध सामंत से है। तो भाषा और सामंत, ये दोनों, अगर भाषा को केंद्र में रखकर नाम रखते हैं तो दोनों का नाम एक होना चाहिए था, लेकिन एक तरफ चारण है, दूसरी तरफ संधि है, तो शांति भाषा के नाम पर संधि हो गया। और कभी लोग राजा के दरबार में रहते थे तो इसका नाम उन्होंने चारण काल रखा, और एक अधूरा लगता है नाम। राहुल संक्रियता ने नाम रखा था सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध लोग रचनाकार थे और सामंत लोग रचना के प्रेरक थे। तो दोनों में जो आंतरिक संबंध है वो संबंध बहुत लाइव नहीं दिखता है, बहुत जीवंत नहीं दिखता है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम रखा। आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास की शुरुआत ही इस बात से करते हैं कि प्राकृत भाषा की जो अंतिम अवस्था है अपभ्रंश से माना जाना चाहिए हिंदी साहित्य की शुरुआत, लेकिन बाद में बदल जाते हैं। अपभ्रंश भाषा में जो सिद्धों की अभिव्यक्ति है, सिद्धों की रचनाएं हैं, उसके बारे में राय बदल लेते हैं और वो कहते हैं कि सांप्रदायिक है, तो नोटिस मात्र है, और इसके आधार पर हम आदिकाल को 7वीं शताब्दी में नहीं ले जा सकते हैं। कोई वजह नहीं है। अगर आप अपभ्रंश को अपनी भाषा नहीं मानते तो मगही, मैथिली और ब्रजभाषा, अवधी, वो तो खड़ी बोली नहीं है। हम लोग तो आजकल खड़ी बोली के बारे में बात करते हैं, उसके साहित्य को पढ़ाते हैं, लेकिन चित्तवृत्तियों की जो परंपराएं हैं वो परंपराएं अपभ्रंश भाषा में व्यक्त हुई है। और अगर आप चाहते हैं कि चित्तवृत्तियों में जो कंटिन्यूएशन है, उसके जो उत्थान पतन है, उसकी प्रवृत्तियों की जो पहचान करना चाहते हैं, तो अपभ्रंश भाषा में अभिव्यक्त जो सिद्धों की वाणियां हैं उसको जगह आपको देनी होगी। रामचंद्र शुक्ल देना नहीं चाहते थे, इसलिए कि ये जो सिद्ध लोग थे, तत्कालीन जो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण था, उस वातावरण को वो मानते नहीं थे और उसके खिलाफ, जाति के खिलाफ उनकी पंक्तियां हैं। महाशुकवाद है, कई चीजें ऐसी हैं जो सामान्य तौर से उस समाज में खप नहीं रहा था। जो सांस्कृतिक धाराएं थी, जो धार्मिक धाराएं थी, धार्मिक धाराओं के खिलाफ सिद्ध लोग थे। इसकी वजह से न तो रामचंद्र शुक्ल को यह अच्छा लगा और न ही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को अच्छा लगा, और उस पर उन्होंने टिप्पणी की। और इसी टिप्पणी की वजह से बाद में आप देखिएगा कि कबीर के बारे में भी बहुत अच्छी राय न तो रामचंद्र शुक्ल की है, न ही विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। तो यह जो साहित्यिक समझ थी, चित्तवृत्तियों में बदलाव की जो समझ थी, इस समझ की वजह से उन्होंने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा। बेहतर नाम अगर इसका सोचें तो हम लोग सोच सकते हैं कि कई धाराएं हैं, धार्मिक धाराएं हैं, श्रृंगार की धाराएं हैं, वीरता की धाराएं हैं, समाज के बंधनों को तोड़ने वाली धाराएं हैं। तो उन धाराओं को चिन्हित करते हुए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस काल का नाम
आदिकाल रखें जिसमें सभी धाराएं, जो विभिन्न तरह की धाराएं हैं जिसकी पहचान लोग कर रहे थे, चाहे जॉर्ज ग्रेशन कर रहे हों, मिश्र बंधु कर रहे हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी कर रहे हों, या राहुल संकृत्यान कर रहे हों, जिन लोगों ने आदिकाल को जानने समझने की कोशिश की और उस कोशिश में जो कुछ दिखता है तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि आदिकाल का नाम, आदिकाल ही सर्वोत्तम नाम हो सकता है। तो यह काल आदिकाल के नाम से हम लोग जान सकते हैं, हम लोग उसको समझ सकते हैं। दूसरा जो काल था वो भक्ति काल था। भक्ति काल पर बहुत डिबेट नहीं था, वैसे उसका नाम पूर्व मध्यकाल रखा गया। मध्यकाल को दो हिस्से में बांटा गया, एक पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल का जो नाम है वो भक्ति काल है। भक्ति काल पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि अगर भक्ति काल नाम रखते हैं तो काव्य की कई धाराएं, चाहे वीरता की धाराएं हों, श्रृंगार की धाराएं, वो तो मरी नहीं है धाराएं, वो धाराएं जीवित हैं और भक्ति काल के दौर में भी वो जीवित हैं। बावजूद इसके कि यह नाम भक्ति काल चर्चित भी हो गया है, स्वीकृत भी हो गया है, और जो कि भक्ति का जोड़ है, बहुत ज्यादा ईश्वर को केंद्र में रखकर कविताएं की गई हैं, तो जाहिर है कि यह नाम स्वीकृत हो गया है और हम लोग भक्ति काल के नाम से ये जो समय है इसको हम लोग। तीसरा जो नाम है वो रीति काल। तो रीति काल को हम लोग श्रृंगार काल भी कहते हैं और उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। रीति काल में ऐसा हुआ कि श्रृंगारिक रचनाओं की प्रमुखता है, ये सही बात है, और रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी कि इस काल को अगर कोई श्रृंगार काल कहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो श्रृंगार काल ही कहा, लेकिन जो स्वभाव है रीति काल का, वह स्वभाव है लक्षण ग्रंथों के आधार पर कविताओं को लिखने का। पहले चाहे श्रृंगार का मामला हो तो उसमें पहले लक्षण लिखा जाता था, अलंकार के लक्षण लिख दिए जाते थे, कौन सा रस है वो लिख दिया जाता था और उसके आधार पर कविताएं लिखी जाती थी। यह इसका स्वभाव है। इसलिए देखिएगा कि रीति काल को तीन हिस्से में बांटा गया है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। दुर्भाग्यवश जो रीति मुक्त कवि हैं, घनानंद हैं, बोधा है, ठाकुर हैं, और इसको हम लोग रीति काल के नाम के दायरे में नहीं ला सकते। हर काल के साथ ऐसा हुआ, आदिकाल में भी ऐसा हुआ, भक्ति काल में, रीति काल में हुआ कि सभी के कवियों को एक साथ उस परंपरा में लाना कठिन हुआ। धाराएं कई बहती रही काव्य की, और जो प्रमुख धाराएं थी उस धाराओं के आधार पर हम लोगों ने नामकरण किया। तो रीति काल का नाम हम लोग सर्वोत्तम मानते हैं श्रृंगार काल और उत्तर काल की तुलना में, चूंकि रीति काल का नाम स्वीकृत भी हो गया है, सब लोग कहते भी हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ अलग नाम रखने की आवश्यकता अब है। उसके बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल भी कहा, लेकिन आश्चर्य होता है कि इसके बाद जो भी काल छोटा छोटा आया, भारतेंदु का या द्विवेदी का के नाम पर या फिर छायावाद के नाम पर, कविताओं के आधार पर ही काल के नाम रखे गए। नाम गद्य काल है और गद्य सचमुच लिखे गए। प्रेमचंद ने लिखे, जयशंकर प्रसाद ने लिखे, कई लोगों ने, निराला ने लिखे, कई गद्य भी लिखे गए, लेकिन नाम जो हुआ भारतेंदु काल में, भारतेंदु का जो आधार है वह कविता ही आधार ली। कविताओं के आधार पर हम व्याख्यायित करते हैं। उसका भारतेंदु काल का नाम पुनर्जागरण काल भी है, उसको हम लोग, रामचंद्र शुक्ल ने इसको प्रथम उत्थान भी कहा है। नाम जो छात्रों के बीच में, शिक्षकों के बीच में जो स्वीकृत हो गया है वह नाम भारतेंदु काल ही है, भारतेंदु युग ही है। वैसे लोगों ने पुनर्जागरण नाम रखने की कोशिश की है,
लेकिन भारतेंदु नाम स्वीकृत हो गया है। और भारतेंदु नाम आधुनिक काल की जो खासियत थी कि भक्ति काल और रीति काल में अलौकिक सत्ता केंद्र में रहती है और आधुनिक काल में अलौकिक सत्ता के वृक्ष कभी समाज के पास जाते हैं, लौकिक सत्ता के पास जाते हैं और लौकिक सत्ता की जो समस्याएं होती हैं उसको चिन्हित करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं। तो आधुनिक काल में जो उसकी आधुनिकता थी, वह आधुनिकता गद्य में भी व्यक्त हुई, कविताओं में भी व्यक्त हुई। भारतेंदु पहले इसके नेता हुए और ये नाम जो है भारतेंदु के नाम पर एक सही नाम है।